हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था राजभाषा के बारे में। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज की वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। आज का जो चैप्टर है इसमें हम लोग बात करेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर हमारा कौन सा है? निर्वाचन आयोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन या फिर निर्वाचन व्यवस्था, ठीक है। इसके बारे में बात कहां की गई है? भाग 15 में। यह भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 के तहत संविधान में इसे जगह दी गई है। आइए समझते हैं। पहला पॉइंट, सबसे पहले देखेंगे कि यह निर्वाचन आयोग है क्या। आप लोग भारत से बिलोंग कर रहे हैं, चाहे आप लोग गांव से हो चाहे शहर से हो, चुनाव हर जगह किया जाता है। आप सब जानते हैं लोकसभा चुनाव होता है और आपका विधानसभा चुनाव होता है और पंचायत चुनाव होता है। उसके तहत जितने भी चुनाव किए जाते हैं, चाहे वह लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, चाहे फिर वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हो, उन सब का नियंत्रण और निर्देशन कौन करता है? निर्वाचन आयोग या फिर निर्वाचन व्यवस्था के तहत उनका क्या किया जाता है? नियंत्रण और निर्देशन किया जाता है। बात आती है कि संविधान में इसे कहां जगह दी गई है। निर्वाचन आयोग में अनुच्छेद 324 सीधे सीधे यह कहता है संविधान से, अनुच्छेद 324 संविधान के तहत यह कहता है कि निर्वाचन आयोग पूरे स्वतंत्र भारत में निष्पक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव का क्या करे? चुनाव करवाए। एक तरह से अनुच्छेद 324 के तहत यह बात की गई है कि संविधान देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या करे? एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना करे। संविधान के लिए यह बात की गई है अनुच्छेद 324 में। उसके बाद बात आती है कि इस आयोग की स्थापना हो गई और यह चुनाव किसका करवाएगा? तो हमारे जो संसद का चुनाव है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, तो तीनों चुनाव में क्या करता है? ये जो हमारा निर्वाचन आयोग है यह उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव, उनके चुनाव में भी यह मुख्य भूमिका निभाता है। इसके कार्य क्या है? वर्तमान में अगर देखें तो इसमें एक चुनाव आयुक्त है जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, बाकी दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। काफी सारी चीजें, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वीडियो में लास्ट तक रहिए। आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 324। कौन सा? अनुच्छेद 324। यहां क्या बात करता है? संविधान देश में स्वतंत्र, संविधान देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या करे? एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है। एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है। यह बात कहां की गई है? अनुच्छेद 324 में। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद 324 के तहत बात क्या की गई है कि संविधान को यह अधिकार दिया गया है कि वह चुनाव करवाने के लिए देश में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना करे। कौन? संविधान। यह आर्टिकल 324 के तहत संविधान में वर्णित किया गया है। सेकेंड पॉइंट आता है, सेकेंड पॉइंट में देखेंगे कि यह किन किन चुनाव का करता है। यह क्या? निर्देशन और नियंत्रण तथा अंकेक्षण करता है। तो यह करता है संसद का चुनाव। संसद मतलब लोकसभा आपका, संसद, और उसके बाद राज्य विधानमंडल या राज्य विधायिका, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति के चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन, अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करेगा। कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। पहला 324 के तहत यह कहा गया कि संविधान देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना करेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि जो निर्वाचन आयोग स्थापित किया जाएगा यह किनका चुनाव करवाएगा? तो संसद से संबंधित जितने चुनाव होते हैं, राज्य विधायिका के तहत जो आपके विधानसभा का चुनाव होता है, या संसद के तहत लोकसभा का चुनाव होता है, या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव का क्या करेगा? अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करेगा कि इसी के नियंत्रण में, इसके निर्देशन में ये चुनाव किए जाएंगे। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट बात करेंगे हम लोग। तीसरे पॉइंट में बात की गई है कि वर्तमान में चुनाव आयोग में संरचना क्या है। वर्तमान मतलब 2019 का डाटा है ये। अभी 2020 चल रहा है लेकिन अभी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त क्या है? कार्यरत है। मतलब चुनाव आयोग के तहत ये 2 क्या है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई है जो इस समय चुनाव आयोग के तहत कार्य कर रहे हैं। चौथा पॉइंट लिखते हैं। चौथे पॉइंट में बात की गई है कि संसद या फिर प्रत्येक राज्य विधायिका चुनाव के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में क्या किया जाएगा कि केवल एक मतदाता सूची होगी। आप लोग वोटर लिस्ट देखते होंगे चुनाव के पहले, उसमें अपना नाम देखते हैं कि इस वोटर लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं। अगर आपका नाम उस मतदाता सूची में है तभी आप मतदान कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रावधान क्या किया गया है? ऐसा नहीं है कि लोकसभा के चुनाव के लिए अलग निर्वाचन लिस्ट होगी और राज्यसभा चुनाव के लिए अलग होगी। दोनों के लिए केवल एक ही निर्वाचन प्रणाली के तहत क्या की जाएगी? वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। उनमें जितने लोगों का नाम होगा वो दोनों चुनाव में मतदान करेंगे। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए लिखते हैं। चाहे संसद का चुनाव हो या फिर लोकसभा, ऐसे कर लीजिए, लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में या के चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही क्या होगी? मतदाता सूची, केवल एक ही मतदाता सूची जारी की जाएगी। मतलब चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे राज्यसभा चुनाव हो, जो एक मतदाता सूची वोटर लिस्ट जारी की जाएगी उसमें जितने लोग होंगे वही क्या करेंगे? इस इलेक्शन में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब मतदान करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है कि अनुच्छेद 325, इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर मैं बात करता हूं। 3 पॉइंट है, उसके बाद हम लोग चुनाव तंत्र के बारे में बात करेंगे। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। देखिए मैं सारी चीजें एक एक करके इसलिए लिखता हूं जिससे कि आप लोग भी नोट्स प्रिपेयर करें साथ में। आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं उसे देख के लगता है कि आप लोग भी नोट्स बना रहे हैं, तो इसलिए बड़ी खुशी मिलती है। चैनल पे इसी तरह प्यार बनाए रखिए और इसे शेयर करते रहिए, नए नए बच्चों तक पहुंचाइए जिससे कि उन्हें भी पढ़ने में कोई भी असुविधा न हो। आइए बात करते हैं हम लोग किसके बारे में बात करेंगे। इसके जो 3 पॉइंट और है, अनुच्छेद 325 क्या कहता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 325 कौन सा पॉइंट था? ये पॉइंट नंबर हमारा 5वां है।
अनुच्छेद 325 यह कहता है कि कोई व्यक्ति अगर मतदाता सूची में अपना नाम डलवाना चाहता है तो उसे धर्म, लिंग, जाति या किसी अन्य भेदभाव के कारण उस लिस्ट से बाहर नहीं किया जा सकता। इस पूरे सेंटेंस का सार यह है, अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो कोई भी व्यक्ति मतदाता बन सकता है अगर वह निर्धारित आयु पूरी कर चुका हो, वह भारत का नागरिक हो और वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तो वह एक मतदाता बन सकता है। लेकिन उसके लिए प्रावधान किया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, लिंग, जात या किसी भेदभाव के कारण मतदाता सूची में नाम उसका नहीं जोड़ा जा रहा है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। मतलब किसी भी व्यक्ति को इन सब की वजह से मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। यह फैक्ट किसके तहत किया गया है? अनुच्छेद 325। कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? मतदाता सूची में केवल धर्म, वंश, नस्ल, लिंग, ठीक, आदि के आधार पर कोई व्यक्ति मतदाता सूची में केवल धर्म, वंश, नस्ल, लिंग इत्यादि के आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता, ठीक, मतदाता सूची से। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे वह धर्म, वंश, नस्ल, लिंग, जाति सब कुछ उसका भिन्न है लेकिन फिर भी उसे मतदाता सूची से इस आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता कि इसका धर्म अलग है या वंश अलग है या नस्ल अलग है या इसका लिंग अलग है। आप सब जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है इसमें ट्रांसजेंडर के लिए भी क्या किया गया है? प्रावधान दे दिया गया है। तो इसमें सबको वरीयता दी जाती है, सब लोग वोटिंग भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से उन्हें मतदाता सूची से नहीं हटाया जा सकता। बात करते हैं हम लोग 6वें पॉइंट की। 6वें पॉइंट में क्या कहा गया है? अब 327 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 327। इसमें बात की गई है विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की संसद को शक्ति दी गई है कि अगर विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में कोई प्रावधान बनाना है तो उसकी शक्ति संसद को दी गई है कि संसद ही विधायिकाओं से संबंधित चुनाव का प्रावधान बना सकता है। और यह किस आर्टिकल के तहत दिया गया? तो 327 के तहत, अनुच्छेद 327 के तहत यह प्रावधान संसद को दिया गया है कि अगर विधायिकाओं के चुनाव में कोई भी प्रावधान लाना है तो सिर्फ संसद को यह अधिकार प्राप्त है। लिखेंगे हम लोग विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की संसद की शक्ति, यहां बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि अगर विधायिकाओं का चुनाव हो रहा है उसके संबंध में कोई भी प्रावधान बनाना है तो उसकी शक्ति केवल संसद को प्राप्त है कि केवल संसद ही विधायिका से संबंधित चुनाव में क्या कर सकता है? नया प्रावधान ला सकता है या पुराने प्रावधान को हटा सकता है। तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होंगी। बात करते हैं 7वें पॉइंट की। इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग नोट डाउन करेंगे सही तरीके से। 7वें पॉइंट में कहा गया है कि 1966 से चुनावी याचिका पर सुनवाई अकेले हाई कोर्ट करता है, ये प्रावधान किया गया है। क्या बोला गया है? 1966 से चुनावी याचिका पर सुनवाई, 1966 से चुनावी याचिका पर सुनवाई कौन करेगा? पर सुनवाई केवल या फिर अकेले
कौन करता है? उच्च न्यायालय करता है, उच्च न्यायालय करता है। इसमें भी एक प्रावधान है, किंतु जो अपील होगी, किंतु अपील का अधिकार क्षेत्र, किंतु अपील का अधिकार क्षेत्र किसके पास प्राप्त है? केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में है। बात करेंगे इस पर डीपली। देखिए 1966 से चुनावी याचिका पर सुनवाई के लिए 1966 से यह प्रावधान, उसके पहले क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय देखता था चुनाव से संबंधित कोई भी मसला होता था, लेकिन 1966 में यह प्रावधान किया गया कि चुनाव से संबंधित अगर कोई भी मामला होगा तो वह केवल हाई कोर्ट देख सकता है। और कौन सा हाई कोर्ट देखेगा? हर स्टेट के अपने हाई कोर्ट होते हैं, काफी सारे स्टेट ऐसे हैं जिनका एक ही हाई कोर्ट है संबद्ध रूप से। तो जिस राज्य में चुनाव हो रहा है वर्तमान में उसका जो हाई कोर्ट है वही इससे संबंधित सारे मामले देखेगा, लेकिन अपील करने का जो अधिकार है वह केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है कि अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, लेकिन सुनवाई करने का जो अधिकार है वह उच्च न्यायालय को प्राप्त है। कितना असमंजस भरा बात है ये कि अगर अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा रही है, अपील अगर करने का अधिकार है तो वह सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, लेकिन सुनवाई कौन कर सकता है? सुनवाई केवल हमारा हाई कोर्ट कर सकता है। तो इतनी सारी चीजें थी इसके परिचय के बारे में, आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे उम्मीद करता हूँ। चीजें बहुत इजी है, इजी वे में लेके याद करिए। आप लोग एक बुक की तरह इसे मत पढ़िए। देखिए आप लोगों को क्या है कि वनडे एग्जाम में अगर सेलेक्ट होना है तो आप लोगों को जब पढ़ाई आप स्टार्ट करोगे तो आपको कछुआ के चाल से चलना पड़ेगा, लेकिन जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे आपका जो माइंड है सही तरीके से सेटअप हो जाएगा, कार्य करने लगेगा, आपका ब्रेन सही तरीके से कार्य करेगा, तो चीजें ऑटोमेटिकली अपने से ही अंदर होने लगेंगी। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब शुरू में मेहनत की जरूरत होती है, शुरू में अगर आप लोग बढ़िया तरीके से मेहनत कर दिए तो बाद में क्या होता है कि यही सारे फैक्ट बार बार रिपीट होते हैं, तो वो माइंड जल्दी ही क्या कर लेता है? कलेक्ट कर लेता है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो रही होंगी। इसे आप लोग नोट डाउन करिए। फिर मैं बात करता हूँ इसके चुनावी तंत्र के बारे में कि चुनावी तंत्र के तहत कितने अधिकारी होते हैं, उन्हें क्या क्या अधिकार दिया गया है। निर्वाचन आयोग से संबंधित ये सारे फैक्ट थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर मैं बात करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? चुनाव तंत्र के बारे में या निर्वाचन तंत्र। मैं उम्मीद करता हूं आप सबसे कि आप लोग नोट्स जरूर प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करके चीजें यहाँ लिखता हूं तो ये आप लोग बेवजह न जाने दें, क्योंकि ये मौका हमेशा नहीं आएगा। देखिए क्या है, काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट स्टेज होगा, काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ रिवीजन करने आए होंगे यहाँ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप लोगों को रिवीजन करना है तो रिवीजन करिए, लेकिन जो फैक्ट आप लोगों को सही लगे, जैसे रिवीजन का रूल होता है, काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हाईलाइट करके लिख ली जाती हैं, तो आप लोग इस तरह से करें। बाकी जो फ्रेशर लोग हैं, नए हैं, जो नए तरीके से स्टैंडर्ड तरीके से तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, तो वो लोग क्या करें कि इसे एक एक वर्ड जैसे मैं लिखता हूँ लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीजें लिखता हूँ। अगर आप लोग कभी भी नोट्स एक बार पलट के देखेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। आइए बात करते हैं हम लोग चुनाव तंत्र के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज आप सब लोग जानेंगे कि चुनाव के अंतर्गत कितने अधिकारी होते हैं। हमेशा आप लोग मतदान कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूं कि काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो 18 साल की एज कवर कर चुके होंगे, ठीक है। तो आप सबको, आप एक मतदाता हो तो आपको सारे अधिकार पता होने चाहिए कि चुनाव आयोग के तहत क्या अधिकार मतदाता का होता है, उसमें कौन से अधिकारी होते हैं, कैसे क्लेम कर सकते हैं, या फिर कौन सा ऐसा कार्य है जो गैर कानूनी है चुनाव के दौरान। तो सारी चीजें हम लोग आज समझेंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहला पॉइंट देखते हैं। देखिए चुनाव तंत्र का मतलब ही है कि इसमें अधिकारियों का नाम आएगा। तो जो पहले अधिकारी होंगे हमारे कौन से हैं? भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, इसे क्या कहते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसके तहत है?
324 अनुच्छेद के तहत इसके बारे में बात की गई, हम लोग इसे समझ चुके हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कौन सा? सेकेंड पॉइंट पे आते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी। आप लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। इसे बोलते हैं सीईओ, चीफ इलेक्शन अधिकारी ऑफिसर। सीईओ सबका फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगा, ऐसा ही आएगा। सीईओ कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आता है किसका? तीसरे पर आते हैं हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी, इन्हें क्या बोलते हैं? DEO, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। मतलब कि यह जो जिला के अधिकारी होंगे कौन होंगे? DM। तो जो जिला के अंतर्गत जो चुनाव किया जाता है, जिला में होता है, जो डिस्ट्रिक्ट में चुनाव होता है, उसके जो होते हैं चुनाव के मुख्य अधिकारी कौन होते हैं? वो DM होते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिला अधिकारी। तो 3 पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। चौथे पॉइंट पे आते हैं चुनाव अधिकारी। चौथे पॉइंट पर कौन आते हैं हमारे? चुनाव अधिकारी। चुनाव अधिकारी, इन्हें क्या बोलते हैं? RO। RO का फुल फॉर्म क्या है? रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर। देखिए जिसका इंपॉर्टेंट है मैं उसे लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है। अब सीईओ आएगा, आप सब बता सकते हैं कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर या फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो ये सब DEO, CEO आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। इसका भी शॉर्ट फॉर्म क्या है? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 324 के तहत। 4 पॉइंट हो गए हमारे। पांचवा पॉइंट किसका आता है? चुनाव निबंधन पदाधिकारी। चुनाव निबंधन पदाधिकारी। चुनाव निबंधन पदाधिकारी, इनका शॉर्ट फॉर्म क्या है? ERO, इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक। 6 पर आते हैं हमारे पीठासीन अधिकारी। कुल 7 हैं। 6 पर पीठासीन अधिकारी होते हैं। 7 पर होते हैं हमारे पर्यवेक्षक। इनका लास्ट स्टेज होता है। इनका काम होता है सिर्फ जो चुनाव हो रहा है उसके तहत पर्यवेक्षण करना या निरीक्षण करना, उसको देखभाल उसके करना। समझते हैं? मैंने ये सारी चीजें क्यों लिखी चुनाव तंत्र के अंतर्गत? कि चुनाव तंत्र, देखिए चुनाव अगर होता है तो वह कितनी प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, हम सबको कुछ नहीं पता है। आप सब जानते हैं, आज से समझ जाएंगे कि सबसे पहले भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव का क्या करेगा? गठन करेगा, चुनाव करवाने की बात करेगा। फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पावर है। उसके बाद सेकंड तौर पर सीईओ आते हैं हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी। उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी, फिर चुनाव अधिकारी, फिर चुनाव निबंधन पदाधिकारी, फिर पीठासीन अधिकारी, फिर पर्यवेक्षक। मतलब अगर कोई भी इलेक्शन होगा अथवा चुनाव होगा तो वह इन 7 स्टेज के अधिकारियों से होकर गुजरेगा, तब जाके उसका पूरी तरह से चुनाव होगा, नामांकन होगा, चुनाव होगा, मतगणना होगी और रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चुनाव तंत्र आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं किस बात पर? चुनाव की प्रक्रिया। आइए जल्दी जल्दी समझते हैं। वीडियो लंबा खींचने वाला है मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डीपली चला जाता हूं समझाने के चक्कर में। कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाए। केवल वीडियो बना के अपलोड कर देने से मतलब नहीं है मेरा। मैं पढ़ाऊं इसका आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिले, ये मैटर करता है। सबसे पहले देखेंगे क्या? चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया के तहत पहला पॉइंट है चुनाव का समय। चुनाव का समय।
इसे समझने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि अगर चुनाव करवाना है तो उसके लिए टाइम पीरियड निर्धारित होता है पहले से, हर 5 साल पे, हर 4 साल पे, जहां का जैसा रूल है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कौन सा? चुनाव कार्यक्रम। क्या आता है? चुनाव कार्यक्रम। इसमें बनेंगे 2 से 3 पॉइंट। आइए एक एक करके पॉइंटों को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, फिर समझेंगे। पहले पॉइंट के तहत क्या लिखा जाएगा? नामांकन की अंतिम तारीख से, नामांकन की अंतिम तारीख से क्या किया जाएगा? 1 सप्ताह पश्चात, 1 सप्ताह पश्चात नामांकनों की जांच, नामांकनों की जांच संबंधित चुनाव क्षेत्र के, संबंधित चुनाव क्षेत्र के चुनाव अधिकारी द्वारा की जाती है, समझेंगे? नामांकन की अंतिम तारीख, जैसे चुनाव होता है उसके पहले क्या होता है? नामांकन किया जाता है, नॉमिनेशन फॉर्म डाले जाते हैं। तो नामांकन की अंतिम तारीख, जिस दिन नामांकन खत्म होता है, काफी दिन तक होता है नामांकन, जिस दिन नामांकन खत्म होता है उसके 1 हफ्ता के अंदर, मतलब 1 सप्ताह पश्चात नामांकन संबंधित चुनाव क्षेत्र के चुनाव अधिकारी जांच करते हैं कि नामांकन जितनों का हुआ है उसमें कितने वैध हैं, कितने अवैध हैं। सेकेंड पॉइंट इसका समझेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेकेंड पॉइंट है जांच के बाद 2 दिनों के अंदर, जांच के बाद 2 दिनों के अंदर, 2 दिनों के अंदर वैध उम्मीदवार, वैध, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, मैं बात करूंगा वैध उम्मीदवार। मैं पूरा पहले लिख लूं फिर बताऊंगा, अभी आप लोग यही कंफ्यूज होंगे यहां मैं वैध क्यों लिख रहा हूं। वैध उम्मीदवार नाम वापस लेकर चुनाव से हट सकते हैं, नाम वापस लेकर चुनाव से हट सकते हैं। बात करते हैं इस पे। क्या हुआ कि नामांकन हुआ, नामांकन के 1 हफ्ते बाद इसकी चेकिंग हुई तो जितने अवैध लोग थे उन्हें तो हटा ही दिया गया वहां से, ठीक है। बचे कौन? वैध लोग की अब इतने लोग इलेक्शन में हैं, अब इन्हें क्या होगा? चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर जांच हो गई, ठीक, तो जांच होने के 2 दिन बाद तक, 2 दिन के अंदर अगर कोई व्यक्ति चाहे जो वैध है फिर भी उसे ऐसा लगता है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, मैंने गलत किया फॉर्म अप्लाई करके इसका नामांकन करवा के, तो वो अपना नामांकन वापस ले सकता है। जैसे आप लोग काफी गांव में देखते होंगे कि लोग पंचायत का चुनाव हो चाहे फिर किसी भी चीज का चुनाव हो, लोग क्या करते हैं? नामांकन करवाते हैं, फिर नामांकन आपका कंफर्म होने से पहले ही क्या करते हैं? वो उसे वापस ले लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव के क्षेत्र से ही वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये प्रक्रिया दी गई है संविधान के तहत कि अगर आपने नामांकन करवा लिया है, उम्मीदवारी आपकी वैध हो गई है, फिर भी आप उसे वापस ले सकते हैं, यह आपका क्या है? अधिकार है, ठीक। तो 2 पॉइंट थे, दोनों क्लियर हो गए। अब बात आती है शपथ ग्रहण। अब ये शपथ ग्रहण क्या है? दस्तावेजों का शपथ ग्रहण बात करूंगा, काफी इंटरेस्टिंग है। तीसरा है ये, तीसरा है शपथ ग्रहण। चुनाव प्रक्रिया के तहत ही तीसरी हेडिंग शपथ ग्रहण। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी तो नामांकन हो रहा था, अभी चुनाव भी नहीं हुआ, तुरंत शपथ ग्रहण हो गया। तो जी हाँ, बिल्कुल, शपथ ग्रहण ये चुनाव के बाद वाला नहीं है, चुनाव के पहले वाला है। कौन सा है कि जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति विदेशों में रह रहा है, अगर कोई व्यक्ति फॉरेन में है और वहां से वहां चुनाव लड़ता है, तो वह क्या करेगा कि भारत के राजदूत जो वहां होते हैं,
भारत के जो राजदूत होते हैं अथवा जो उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है उनके समक्ष वह क्या करेगा, जो मतलब देखिए भारत की सबसे बड़ी कमी संविधान की मैं यही मानता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति कटघरे में बंद है, कैद खाने में बंद है, उसे सजा सुनाई गई है, फिर भी वह नामांकन करवा के चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह अगर कोई भी व्यक्ति फॉरेन में है तो उसके लिए क्या होता है कि दस्तावेजों का शपथ ग्रहण करवाया जाता है कि हाँ ये दस्तावेज वैध है। उसके लिए वहां किसी भी विदेश में अगर कोई भी व्यक्ति होगा, भारत का निवासी होगा, तो वह चुनाव लड़ सकता है वहां से भी। तो उसके लिए क्या होगा कि वहां का जो भारतीय दूतावास होगा, वहां भारत का जो वहां राजदूत होगा, उसके सामने या किसी अन्य नियुक्त व्यक्ति के सामने वह शपथ लेगा कि हाँ मेरे द्वारा दिए गए सारे जो हमारे दस्तावेज हैं ये वैध हैं, उसकी शपथ लेगा वो। इसी सारी चीजों के बारे में बात की गई है। आइए एक एक करके लिखते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, यदि कोई उम्मीदवार भारत के बाहर हो, यदि कोई उम्मीदवार भारत के क्या हो, बाहर हो, तब भारत के राजदूत, तब भारत के राजदूत अथवा उच्चायुक्त, अथवा उनके द्वारा अधिकृत, उनके द्वारा अधिकृत राजनयिक काउंसलर के समक्ष, राजनयिक काउंसलर के समक्ष क्या होगा, शपथ ली जाती है, शपथ ली जाती है। मतलब देखिए दस्तावेजों का एक शपथ होगा, उसके बाद अगर यह चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत भी जाते हैं, तो यह भारत में नहीं आएंगे शपथ लेने। अगर ये विदेश में है तो इन्हें बाहर भी शपथ दिलाई जा सकती है, अपने पद की शपथ भी, दस्तावेजों की शपथ प्लस इनके पद की भी शपथ। अगर ये जिस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं उस पर ये विजयी होते हैं, ये जीतते हैं, विनर होते हैं, तो इन्हें उस पद का शपथ भी वही दिलाया जाएगा विदेश में ही। लेकिन भारत के बाहर अगर यहाँ है तो या तो भारत के राजदूत या उच्चायुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत राजनयिक काउंसलर के समक्ष क्या करेंगे, शपथ लेंगे। तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट, अब नामांकन दाखिल के बारे में बात की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के फौरन बाद नामांकन पत्र दाखिल करने के फौरन बाद मतलब तुरंत बाद या अकस्मात अचानक से, उसके तुरंत बाद ही, फौरन बाद शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा या कम से कम नामांकन पत्र जांच की तारीख से नामांकन पत्र जांच की तारीख से एक दिन पहले तक अवश्य जमा कर देगा। अवश्य जमा कर देगा। देखिए ये जो शपथ पत्र होता है इसकी बात मैंने पहले की थी, अभी जब फॉरेन के बारे में मैं बात कर रहा था कि अगर आप चुनाव में उम्मीदवार बन रहे हैं तो आपको एक शपथ पत्र देना पड़ता है उम्मीदवारी के लिए। तो उस शपथ पत्र के बारे में बात की जा रही है, ना कि
इसमें पद के शपथ की बात इस वाले में नहीं हो रही, इसमें की गई थी लेकिन इसमें नहीं की जा रही है। समझिएगा कि नामांकन पत्र दाखिल करने के फौरन बाद शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। कोई भी उम्मीदवार अगर वह उम्मीदवारी दिखाना चाहता है, वह अपना नामांकन करवाता है नॉमिनेशन, तो उसे अपनी उम्मीदवारी साबित करने के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। फौरन बाद मतलब तुरंत शपथ पत्र उसे देना पड़ेगा, या कम से कम नामांकन पत्र जांच की तारीख से एक दिन पहले, मतलब कि जब नामांकन करवाया गया तो उसकी जब जांच होगी तो उसके जांच के एक दिन पहले तक उसे शपथ पत्र देना पड़ेगा चुनाव लड़ने वाला कि हाँ मैं चुनाव में आ रहा हूं, मैं उम्मीदवारी अपनी साबित करता हूं। अगर वह शपथ पत्र नहीं दे पाएगा तो वो अपनी उम्मीदवारी साबित नहीं कर पाएगा और चुनाव आयोग द्वारा उसके नामांकन को क्या किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए कितने 3 पॉइंट हो गए चुनाव प्रक्रिया से, अब केवल पॉइंट है समझना नहीं है। ठीक, आइए सारे लिख लेते हैं हम लोग। तीसरा शपथ ग्रहण तक हम लोगों ने देख लिया, जो एक्सप्लेन करने लायक था मैंने एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करेंगे 4, 5, 6, 7, 8। 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतने हैं, सबको हम लोग देख लेंगे। चुनाव प्रचार, शपथ भी हो गया, तो अब ये नामांकन हो गया तो यहाँ क्या करेंगे, चुनाव का प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार के बाद बात क्या करेंगे, मत पत्र एवं चुनाव चिन्ह। मत पत्र एवं चुनाव चिन्ह। उसके बाद मतदान प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया। उसके बाद 7वां आता है मतगणना। ये स्टेप बाय स्टेप है, इसे आप सब भी लिख सकते हैं चुनाव प्रक्रिया के संबंध में। मतगणना, जन माध्यमों से में कवरेज, जन माध्यमों में कवरेज, यह संवैधानिक लैंग्वेज है। सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे मीडिया का एग्जिट पोल। चुनाव हो जाता है, मतगणना स्टार्ट होती है, उसके पहले क्या करता है कि मीडिया क्या करता है, एग्जिट पोल देता है। भ्रमण करके मीडिया घूमता है हर क्षेत्र में, चुनाव वाले क्षेत्र में, और वहां के लोगों की मंशा जानता है कि वोटिंग किधर ज्यादा हुई है, उसी का क्या करता है, एग्जिट पोल निकाल के मीडिया देता है। उससे भी थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो जाती है। 9वां पॉइंट है चुनाव याचिका। चुनाव याचिका, आइए एक एक करके समझते हैं। नामांकन हो गया, हम लोगों ने वहां तक शपथ तक देख लिया ना, फिर चुनाव का प्रचार स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही नामांकन होता है, मत पत्र एवं चुनाव चिन्ह भी क्या होता है, दे दिया जाता है। उसके बाद फिर मतदान की प्रक्रिया होती है, मतलब वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद क्या होती है, काउंटिंग होती है, मतगणना होती है। उसके बाद मीडिया क्या करती है, एग्जिट पोल देती है, मतगणना हो गई, फिर चुनाव याचिका की जाती है। चुनाव के तहत अगर कोई भी क्या हुआ है, कोई भी असंतुष्ट है तो चुनाव के प्रति याचिका दायर कर सकता है। कहा हम लोगों ने भी देखा कि वह अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है, लेकिन सुनवाई कहां होगी, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के तहत। अब बात करेंगे हम लोग कि जो 2019 में 17वां लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो इसमें महिलाओं की संख्या पूछ लेता है कि लोकसभा में महिलाओं की संख्या कुल कितनी है। तो 78 महिलाएं भारत के लोकतांत्रिक चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि 78 महिलाएं हैं। कहा, हमारे पार्लियामेंट में। इसे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2019 लोकसभा चुनाव। इसमें 79 महिलाएं, 79 महिलाएं गई हैं कहा, पार्लियामेंट में। और यह चुनाव कौन सा था हमारा, लोकसभा का 17वां। एसएससी एनटीपीसी ग्रुप डी वालों, मैं आप लोगों से बता दे रहा हूं कि यह आपका पेड क्वेश्चन है। मैं इसकी गारंटी भी ले सकता हूं कि एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन 100% आएगा। इन दो में से पहले तो दोनों पूछेगा कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वह किस नंबर का था, तो वह 17वें नंबर का था। और कुल महिलाएं कितनी गई पार्लियामेंट में, यह 79 महिलाएं गई, 78 और 78 गई थी, माफ करिएगा 78 महिलाएं गई हैं। और ये एसएससी का भी क्वेश्चन हो गया, एसएससी में भी यह क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस पर आप लोग फोकस करके पढ़ेंगे। ठीक, 17वां चुनाव था,
सबसे ज्यादा मतदान कहाँ हुआ था? सबसे ज्यादा मतदान हुआ था तेलंगाना में, सबसे ज्यादा मतदान तेलंगाना में हुआ था। या फिर मतदाता लिखेंगे तेलंगाना के मलकानगिरी, मलकानगिरी तेलंगाना में सबसे ज्यादा, दूसरे पर गाजियाबाद, दूसरे पर गाजियाबाद था कि यहाँ के लोगों ने ज्यादा मतदान किया था। पहले पर मलकानगिरी, दूसरे पर गाजियाबाद। मलकानगिरी कहाँ का है? तेलंगाना का। फिर उसके बाद बात आता है कम, कहां पर? सबसे कम लक्षद्वीप, उसके बाद दमनदीव। ठीक, तो इसे आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। इसे मैं मार्क कर देता हूं। ये ज्यादा का सिंबल है, कम का सिंबल है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बस इसी तरह प्यार बनाए रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई सही तरीके से करते रहिए।